हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे एंजाइम का पार्ट नंबर 2। इससे पहले मैं पार्ट नंबर 1 डिस्कस कर चुका हूं और उसी वीडियो के नीचे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर पार्ट नंबर 2 भी कवर कर दीजिए, क्योंकि देखो एंजाइम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप लाइफ साइंस का कोई भी एग्जामिनेशन पेपर टारगेट करें, इससे रिलेटेड डेफिनेटली हर एग्जामिनेशन पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं स्टूडेंट्स आपको चैलेंज करता हूं, जितनी भी मैं एंजाइम की वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, इन सारे थ्योरेटिकल पोर्शंस को कवर करने के बाद अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन पेपर उठा लो, पीजीटी का एग्जाम उठा लो या टीजीटी का एग्जाम, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम आप लोग उठा लो, या इसके अलावा CSIR नेट लाइफ साइंस के PYQs को आप एनालिसिस करो, अगर ये टॉपिक सारे के सारे पैरामीटर्स अगर मैं कवर कर चुका हूं तो लगभग 90% क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सारे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन 90% क्वेश्चंस डेफिनेटली आप सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट को, उसकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको हो जाती है तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर शुरू करते हैं एंजाइम का पार्ट नंबर 2, जिसमें कुछ बेसिक पैरामीटर, क्योंकि अभी तो मैं बेसिक्स ही कवर कर रहा हूं। मैंने पिछली वीडियो के अंदर एक एंजाइम का ओवरव्यू डिस्कस किया था, एंजाइम के फीचर्स को डिस्कस किया था और ये भी बताया था कि अगर आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस को अगर आपको ये जानना है कि वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आपको चेंज इन फ्री एनर्जी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर नेगेटिव में आ रहा है तो आप बेशक कह सकते हैं कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अगर वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है तो वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्योंकि आज हमारा फिर से यही टॉपिक है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं इसको रिपीट कर देता हूं और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से भी इस चीज़ को समझते हैं। हाउ टू डिटरमाइन वेदर ए रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कैसे ये डिटरमाइन करें कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो इसका एक तरीका है। देखो, रिएक्शन चाहे कैटेलाइज हो, अनकैटेलाइज हो, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी, इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए। उस रिएक्शन में आपको जो गिब्स फ्री एनर्जी है, जो फ्री एनर्जी है, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अगर वैल्यू नेगेटिव में आती है तो आप इसे कहेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो आप उसे कहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। एक चीज और भी है कि जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन परफॉर्म होती है तो उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है और उसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म हम यूज करते हैं, एक्सर्गोनिक रिएक्शन। तो कहीं पर अगर मेंशन हो एक्सर्गोनिक रिएक्शन तो इससे आप तुरंत समझ जाना कि ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है, देखो टर्म्स की क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग टर्म्स की क्लियरिटी आपके माइंड में रहेगी तो आप चीज़ों को ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकोगे, डिटरमाइन कर सकोगे, आइडेंटिफाई कर सकोगे और आप आंसर भी ईजिली जो है पिक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से। देखो यहाँ पर मैंने 2 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है और इसके माध्यम से थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के द्वारा। ठीक है, नंबर 1 ग्राफ जो आप देख रहे हैं, ये हमने वाई एक्सिस पर फ्री एनर्जी को रखा है। इसके बाद आप देखें तो ये सबस्ट्रेट है, या इसे आप सिंपली रिएक्टेंट्स भी कंसीडर कर सकते हैं, और ये प्रोडक्ट है। यानी यहाँ पर एक रिएक्शन परफॉर्म हुई जिसका ग्राफ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये सबस्ट्रेट है और ये प्रोडक्ट है और ये फ्री एनर्जी है। इससे आप ग्राफ को देख करके, एनालाइज करके आप एक चीज़ जरूर समझ गए होंगे कि सबस्ट्रेट की फ्री एनर्जी की वैल्यू काफ़ी हाई दिखाया गया है इस डायग्राम के अंदर और प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी की वैल्यू काफ़ी लो दिखाई गई है। यानी सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की जो फ्री एनर्जी है उसमें डिफरेंस है। ठीक है, और इसी डिफरेंस को आपको फाइंड आउट करना है कि जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आ रही है या पॉजिटिव में। तो यहाँ पर सिंपली आपको देखकर ही आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्री एनर्जी की वैल्यू है वो लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 है इट मीन्स कि वो रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अब आप दूसरा ग्राफ देखिए। दूसरे ग्राफ में ये हमारा फ्री एनर्जी को हमने रखा है वाई एक्सिस पर, और यहाँ पर देखो सबस्ट्रेट है यानी रिएक्टेंट है। देखो सबस्ट्रेट हो या रिएक्टेंट हो, दोनों का मीनिंग सेम है। और सबस्ट्रेट एक तरीके से किसी भी एंजाइम के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। तो ये हमारा सबस्ट्रेट है और ये रिएक्शन की इनिशिएशन है। यहाँ से रिएक्शन परफॉर्म हुई तो हम क्या देखते हैं कि प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी देखिए, यहाँ पर प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी ज़्यादा है और सबस्ट्रेट यानी रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी कम है। अगर यहाँ पर देखो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी में डिफरेंशिएशन आ रहा है। अब इस डिफरेंस में हमें देखना है कि वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव।
यानी ओवरऑल आपको ये देखना है कि जो फ्री एनर्जी की वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव। तो यहां पर ऑब्वियसली आप देखकर ही बता सकते हैं डेल्टा जी यानी फ्री एनर्जी की वैल्यू जो है वो मोर देन जीरो है, यानी पॉजिटिव में आ रही है। इट मींस ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। किसी भी बायोकेमिस्ट्री के रिएक्शन को आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अब देखो स्टूडेंट्स, दोनों ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के केस में हमने इस बात को पॉइंट आउट नहीं किया कि जो रिएक्शन है वो एंजाइम के द्वारा कैटलाइज है या नहीं है। हमें सिर्फ इस बात को पॉइंट आउट करना है कि फ्री एनर्जी की वैल्यू में डिफरेंस क्या है। अगर वैल्यू हम देखते हैं नेगेटिव है तो हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के रूप में उसे कंसीडर करेंगे। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो हम उसे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बेस पर कंसीडर करेंगे। इट मीन्स कि हम इस सिंगल पैरामीटर के बेस पर ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, क्योंकि बहुत बार आपने पढ़ा होगा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। आइए इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखो स्टूडेंट्स, एंजाइम के जो बिगिनिंग ये जो लेक्चर्स हैं इसमें मैं चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई मैनर में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए मैंने यहाँ पर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी का यूज़ नहीं किया है, कोई कॉम्प्लेक्स यहाँ पर एग्जांपल्स नहीं लिए हैं आपको समझाने के लिए। अब जैसे अगर आप ये समझना चाहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है तो इसको एक बेसिक एग्जांपल के रूप में आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। उस रिएक्शन में हमने 1000 मॉलिक्यूल्स लिए हैं सबस्ट्रेट के, यानी रिएक्टेंट के हमने 1000 मॉलिक्यूल लिए और वो 1000 मॉलिक्यूल 1 मिनट में 800 प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुए, 1 मिनट में। ठीक है, अब जरा दूसरी रिएक्शन को ऑब्जर्व करो। यहां पर 1000 हमने यानी कि सेम संख्या में मॉलिक्यूल लिया जैसा कि हमने रिएक्शन 1 में लिया था। रिएक्शन 2 में भी हम 1000 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को ले रहे हैं। यहां पर भी हमने टाइम 1 मिनट को मेंटेन किया है, यानी 1 मिनट के ड्यूरेशन में हमें यह देखना है कि कितने प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो यहां पर 200 बने। अब इन दोनों रिएक्शन का अगर आप कंपैरिजन करें तो रेट ऑफ रिएक्शन किसका हाई है, इसका हाई है या इसका हाई है? तो सिंपल सी बात है, वैल्यू को देखकर आप बता सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन का हाई है, क्योंकि यहां पर 1000 आप सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल या रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ले रहे हैं और वो 1 मिनट में 800 मॉलिक्यूल में, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि यहां 1 मिनट में 200 हो रहा है। तो इसलिए रिएक्शन का रेट यहां पर हाई है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, बाकी तो मैं आगे चीज़ों को डिस्कस करूंगा डिटेल में। अब स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो के अंदर एंजाइम की जब हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे थे, उसके जनरल फीचर्स को डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि एंजाइम जो होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होते हैं। रीज़न क्या है? और वहाँ पर मैंने इतना तो मेंशन कर दिया था, लेकिन एंजाइम की स्पेसिफिसिटी से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए और इन इन्फॉर्मेशन को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। एंजाइम जो होता है वो हाईली स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है और एवरी एंजाइम, ऐसा नहीं कि मैं सिंगल एंजाइम की बात कर रहा हूँ, एवरी एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिक नेचर को शो करता है। यानी एक पर्टिकुलर एंजाइम किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ही बाइंडिंग करता है और रिएक्शन को परफॉर्म करता है। सबस्ट्रेट स्पेसिफिक कंडीशन को वो शो करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक में भी 3 कंडीशंस है। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी भी शो करता है, ग्रुप स्पेसिफिसिटी भी शो करता है और स्टीरियो स्पेसिफिसिटी भी शो करता है। अब यहाँ पर डेफिनेटली आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है, इस बात को तो चलो हमने मान लिया। अब ये एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी शो करता है, इसका क्या मतलब है? तो इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। आपने ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ा होगा और मैं पढ़ा भी चुका हूं, आप लोग चैनल के अंदर जाकर उसे देख सकते हैं। ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के ड्यूरिंग एक एंजाइम के बारे में हम पढ़ते हैं जिसका नाम है ग्लूकोकाइनेज। अब ये जो ग्लूकोकाइनेज एंजाइम होता है ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है और ये सबस्ट्रेट के रूप में सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को ही लेता है। अगर ग्लूकोज की जगह कोई अदर हेक्सोसिस हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, मान लीजिए हमने फ्रक्टोज रख दिया, तो ये उसके साथ रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। इट मीन्स ये जो एंजाइम है ये एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी शो कर रहा है, यानी ये कमिटेड है सिर्फ एक ही के साथ कि शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज के साथ ही करूंगा। अब लेकिन अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नंबर सेकंड ग्रुप स्पेसिफिसिटी की, तो चलिए इसको भी मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। आपने ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के दौरान एक और एंजाइम के बारे में पढ़ा होगा जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज। अब ये जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है ये ग्लूकोज के साथ साथ जो अदर हेक्सोसिस हैं जैसे कि फ्रक्टोज है, मेनोज है, उसको भी ये ले सकता है, उसके साथ भी रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसे ग्लूकोज मिल जाए उसके साथ भी शादी कर लेगा, इसे जो है मेनोज मिल जाए, फ्रक्टोज मिल जाए, यानी तीनों में से किसी को भी ये सबस्ट्रेट के रूप में यूटिलाइज कर सकता है। इट मीन्स कि हेक्सोकाइनेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि सबस्ट्रेट स्पेसिफिक तो है लेकिन वो ग्रुप स्पेसिफिसिटी शो करता है, यानी एक पर्टिकुलर हेक्सोस का ग्रुप है और उस ग्रुप से किसी भी मेंबर को ये सबस्ट्रेट के रूप में यूटिलाइज कर सकता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसके बाद सबस्ट्रेट स्पेसिफिक के अंदर जो एंजाइम होता है वो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी को शो करता है। अब इसका क्या मतलब है, तो इसको भी एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स की कोई एंजाइम है, ठीक है, और ये एंजाइम एल ग्लूटामेट को सबस्ट्रेट के रूप में यूज कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स यदि हम इस एंजाइम को डी ग्लूटामेट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये एंजाइम उसे सबस्ट्रेट के रूप में यूज नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि देखो एल ग्लूटामेट और डी ग्लूटामेट इन दोनों में डिफरेंस ही क्या है, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों ही ग्लूटामेट है, लेकिन फिर भी ये एंजाइम सिर्फ और सिर्फ एल ग्लूटामेट को ही सबस्ट्रेट के रूप में यूज कर रहा है। इट मींस वो एंजाइम स्टीरियो स्पेसिफिसिटी को शो कर रहा है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिक तो है, वो एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी भी शो कर सकता है, इसके अलावा ग्रुप स्पेसिफिसिटी भी शो कर सकता है और वो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी भी वो शो करता है। यानी कि स्टूडेंट्स एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक के साथ साथ प्रोडक्ट स्पेसिफिक भी होता है, और अगर सबस्ट्रेट भी स्पेसिफिक है प्रोडक्ट भी स्पेसिफिक है तो हम सिंपली कह सकते हैं, ओवरऑल ये भी मेंशन कर सकते हैं कि एंजाइम जो होते हैं वो रिएक्शन स्पेसिफिक भी होते हैं, क्योंकि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए एंजाइम सबस्ट्रेट को रॉ मटेरियल के रूप में यूज कर रहा है और फिर उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। इट मींस ये रिएक्शन स्पेसिफिक भी है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमने एंजाइम की स्पेसिफिसिटी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन को मेंशन किया, इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। फाइनली अब हम बात करते हैं एंजाइम के फिर दोबारा से क्लासिफिकेशन के बारे में, क्योंकि इनसे रिलेटेड बीएससी के एग्जाम में, एमएससी के एग्जाम में या कई बार एमसीक्यूज के फॉर्म में कॉम्पिटिटिव एग्जाम पेपर में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा को एंजाइम क्या होता है, 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है। एपो एंजाइम क्या होता है, को फैक्टर क्या होता है, या आपने सुना होगा होलो एंजाइम क्या होता है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम क्या होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको उन सभी डेफिनेशन को रटना पड़ता था, लेकिन यहां पर एक बेसिक सा मैं क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इस आउटलाइन को अगर आप समझ गए, एक फ्लो चार्ट टाइप है, अगर आप इसे समझ गए तो बिल्कुल भी आपको कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं शुरू करता हूं। एक बात तो देखो कंफर्म है, अभी तक के अगर आप लोग पिछला लेक्चर देख चुके होंगे तो एक बात तो आप मेंशन कर सकते हैं कि मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं उनका नेचर केमिकली वो प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन बाद में यह भी देखा गया कि कुछ एंजाइम्स ऐसे भी हैं जैसे आरएनए, जो कि एक कैटालिटिक आरएनए की तरह भी काम करता है, जिसे हम राइबोजाइम कहते हैं। तो आरएनए भी एक तरीके से एंजाइम की तरह वर्क करने लग गया, तो हमने इस बात को मेंशन किया, बाद में ऐड किया कि एंजाइम का नेचर सिर्फ प्रोटीन ही नहीं हो सकता बल्कि एंजाइम का नेचर आरएनए भी हो सकता है, यानी आरएनए भी एंजाइम की तरह फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। स्टूडेंट्स अब आप इस फ्लो चार्ट को एक तरीके से एक एक पॉइंट को समझते हुए नोट डाउन करेंगे। देखो बुक्स के अंदर आपको ये चीजें मिल जाती हैं, लेकिन वीडियो के माध्यम से आपको चीजों को समझना होता है, तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझें, उसके बाद आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी डायरेक्टली ले सकते हैं। देखो बिगिनिंग में जब एंजाइम को डिस्कवर किया गया था तो साइंटिस्ट का मानना था कि एंजाइम का जो नेचर है वो केमिकली प्रोटीन होता है। जितने भी एंजाइम है साइंटिस्ट ये सोचते थे कि सबका नेचर जो है वो केमिकली प्रोटीन्स होते हैं, बट जब कुछ समय के बाद आफ्टर सर्टेन टाइम जब आरएनए में भी इस प्रॉपर्टी को नोट डाउन किया गया तो फिर उसके बाद इस स्टेटमेंट को चेंज कर दिया गया कि एंजाइम जितने भी है वो सभी के सभी केमिकली प्रोटीन है, बल्कि इस पॉइंट को भी ऐड किया गया कि भाई आरएनए जो होते हैं यानी एंजाइम का नेचर केमिकली आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। आरएनए के अंदर भी ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो एंजाइम की तरह वर्क कर सकें, ठीक है। तो अगर एग्जाम पेपर के एमसीक्यूज में अगर सपोज कीजिए कि एक स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है और उसमें ये मेंशन किया गया है कि मोस्टली एंजाइम्स का नेचर केमिकली प्रोटीन होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल करेक्ट। लेकिन अगर ये बोला जाए कि जितने भी एंजाइम हैं उन सभी का नेचर केमिकली प्रोटीन होता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चंस स्टेटमेंट के फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंस का एग्जामिनेशन पेपर उठाकर देखें, पार्ट सी के अंदर कई बार जो है स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए स्टूडेंट्स की कोई प्रोटीन है जो कि एंजाइम के फॉर्म में अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है,
पहली बात तो हमने इस बात को पॉइंट आउट किया कि एंजाइम का नेचर केमिकली प्रोटीन भी हो सकता है, और सर्टेन केसेस में ये नोट डाउन किया गया है कि आरएनए भी एंजाइम के रूप में फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो पहले तो हमने इसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है, एंजाइम के केमिकल नेचर के बेस पर। अब हम कंसीडर करते हैं उस प्रोटीन को जो कि एंजाइम के फॉर्म में फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ दो कंडीशन हो सकती हैं। एक कंडीशन तो यह है कि इस प्रोटीन के साथ हो सकता है कि कोई नॉन प्रोटीनेशियस कंपोनेंट भी एसोसिएट हो। दूसरी कंडीशन यह है कि या फिर ये सिंपल एक एंजाइम हो, ठीक है, यानी कि एक सिंपल प्रोटीन हो जो कि एंजाइम के रूप में फंक्शन को परफॉर्म कर रहा हो। तो यहां हमने दो कंडीशन को इमेजिन किया। एक कंडीशन तो यह है कि ये जो प्रोटीन है जो कि एंजाइम के रूप में अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, ये जो है कॉन्जुगेटेड स्टेट में हो, यानी किसी नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट या कंपोनेंट के साथ एसोसिएट होकर काम कर रहा हो, तो उसे हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन या होलो एंजाइम भी उसे कहते हैं। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप इसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं, यानी होलो एंजाइम या कॉन्जुगेटेड एंजाइम, दोनों का मीनिंग सेम होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कॉन्जुगेटेड एंजाइम के बारे में, या जिसे आप होलो एंजाइम के रूप में भी कंसीडर करते हैं। तो अगर कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, इट मीन्स कि इस एंजाइम के साथ या इस प्रोटीन के साथ कोई नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट भी है, तो उस नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट को हम कहेंगे कोफैक्टर। तो अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट इज कोफैक्टर, तो आप कह सकते हैं कि एंजाइम के केस में जो प्रोटीनेशियस एंजाइम है उसके केस में जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है, जो कि नॉन प्रोटीन होता है, प्रोटीन का नहीं बना होता है, उसे हम कोफैक्टर कहेंगे, और जो प्रोटीन वाला पार्ट है उसे हम एपो एंजाइम मेंशन करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज करो कि नॉन प्रोटीनेशियस जो पार्ट है वो हो सकता है मेटल आयन हो, या फिर हो सकता है कि वो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो। तो अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसे हम कहेंगे को एंजाइम, ठीक है। अब आप लोग आई थिंक इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अगर वो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट जो कि एंजाइम जो प्रोटीन के साथ एसोसिएट होकर के काम कर रहा था, अगर वो नॉन प्रोटीन पार्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसे हम को एंजाइम कहेंगे, ठीक है। अब ये जो स्टूडेंट्स मेटल आयन है जिसे आप नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट के रूप में कंसीडर कर रहे हैं, अब ये उस प्रोटीन के साथ कैसे एसोसिएटेड है, इसके बेस पर भी यहां पर दो कैटेगरी आती है। एक तो मेटल एक्टिवेटेड, दूसरा है मेटेलो एंजाइम्स। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मेटल एक्टिवेटेड के बारे में, तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, जब मैं ग्लाइकोलिसिस टॉपिक को पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने डिस्कस किया था एक एंजाइम के बारे में जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज, और वहां पर मैंने ये भी मेंशन किया था कि इस हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी के लिए कुछ आयंस, कुछ कटायंस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो कटायंस इस एंजाइम को मिल जाते हैं तभी इसकी एक्टिविटी परफॉर्म होती है, अदरवाइज वो एक्टिवेट नहीं रहता है। यानी कि ऐसे भी एंजाइम्स हैं जिसकी एक्टिविटी कटायन डिपेंडेंट होती है, तो उसे हम कैटेगरी में प्लेस करेंगे मेटल एक्टिवेटेड। वो जो एंजाइम होंगे वो मेटल एक्टिवेटेड होंगे। लेकिन कई केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि जो मेटल आयंस होते हैं वो एंजाइम के साथ ही एसोसिएट रहते हैं, इट मीन्स वो इनका इंटीग्रल पार्ट होते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे मेटेलो एंजाइम्स, ठीक है। यानी कि यहां पर हमने देखा कि मेटल आयन को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि वो कैसे उस मेटल से एसोसिएटेड है, कैसे वो कनेक्टेड है। तो हमने ये देखा कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनकी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कुछ कटायंस की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि उनकी एक्टिविटी कटायन डिपेंडेंट होती है। जैसे आपने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में पढ़ा होगा, उसकी एक्टिविटी भी कटायन डिपेंडेंट होती है। तो ऐसे एंजाइम को हम मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम की कैटेगरी में प्लेस करेंगे। इसके बाद जो मेटेलो एंजाइम्स हैं, इस केस में क्या होता है, जैसे सपोज करो एक एंजाइम है और उस एंजाइम के अंदर जिंक जो है वो इंटीग्रल पार्ट के रूप में है। इट मीन्स स्टूडेंट्स की मेटेलो एंजाइम्स के केस में जो मेटल आयन है वो उस एंजाइम के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये इन दोनों के बीच डिफरेंस होता है। अब हम समझते हैं स्टूडेंट्स की अगर किसी एंजाइम में जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में अगर प्रेजेंट है, जिसे आप को एंजाइम कहते हैं, को एंजाइम के रूप में डिस्क्राइब करते हैं, यहां पर भी दो कंडीशन है। अगर वो जो को एंजाइम है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में प्रेजेंट है, अगर वो प्रोटीन के साथ एक तरीके से टाइटली बाउंड है, चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा बाइंड हो या नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा बाइंड हो, अगर वो टाइटली बाउंड है तो उसे हम कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। लेकिन अगर वो लूजली बाउंड है तो उसे हम कहेंगे को सबस्ट्रेट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स मैं एंजाइम के नेमिंग को भी डिस्कस करूंगा, कैसे आप एंजाइम का नोमेनक्लेचर करेंगे।
यहां पर देखिए, अगर मैं आरएनए को एक एंजाइम के रूप में कंसीडर करता हूं, जिसे हम बोलते हैं कैटालिटिक आरएनए, या इसे हम राइबोजाइम के रूप में भी डिस्क्राइब करते हैं। कई बार 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज राइबोजाइम, तो आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो साइंटिस्ट टीसेच हैं, इन्होंने ग्रुप 1 इंटरफेरॉन के केस में इस बात को रिपोर्ट किया था कि जो आरएनए होता है वो कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है और वो जो है एंजाइम के रूप में काम करता है, राइट। तो इस वजह से ये जो टीसेच हैं, इन्हें भी इस बात का क्रेडिट दिया गया और इन्हें भी नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स, एल्टमैन, इन्होंने एक एंजाइम जिसका नाम है आरएनएज पी, इन्होंने देखा कि आरएनएज पी में 2 तरह के कंपोनेंट हैं, एक तो होता है आरएनए, एक होता है प्रोटीन। तो उन्होंने देखा कि प्रोटीन कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है, बल्कि जो आरएनए है वो जो है कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है। तो इन्होंने वहां पर ऑब्जर्व किया और इन दोनों ऑब्जर्वेशन से स्टूडेंट्स ये कंक्लूजन निकाला गया कि आरएनए भी एंजाइम की तरह वर्क कर सकता है, एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, जिसे हम राइबोजाइम कहते हैं। अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो ये जो है, जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है उसको क्लीव करने का काम करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, दूसरा फंक्शन है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ये जो आरएनए होते हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, राइबोसोम जो कि एक तरीके से सेल के अंदर पाया जाता है, तो राइबोसोम की जो लार्जर सब यूनिट होती है उसमें आरएनए प्रेजेंट होता है जो कि कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हमने एंजाइम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को कवर किया। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।